नमस्कार बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान में कक्षा 8 का जो लेसन अधूरा था उसे आगे पढ़ेंगे। कल हम कंपनी का शासन पढ़ रहे थे, जिसमें सर्वोच्चता का दावा हमने पढ़ा। इसे आगे पढ़ते हैं। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव में बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी ना अपने चपेट में ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफ़गानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर दिया। 1843 ईस्वी में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, जैसे सतारा को 1848 में, सबलपुर को 1850 में, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेज़ों ने एक ऐसा तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। ये जो मानचित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पहला मानचित्र भारत का 1797 में भारत का ये पूरा विशाल विस्तृत क्षेत्र था, जिसमें ब्रिटिश शासन के अधीन जो क्षेत्र थे वो येलो कलर का जो दिख रहा है, बस उतने में ही ब्रिटिश का शासनकाल था। अब दूसरे 1840 का जो मानचित्र है उसमें जो येलो कलर का आपको निशान दिख रहे हैं वो ब्रिटिश शासनकाल था। और उसके बाद 1857 में ब्रिटिश शासनकाल पूर्ण रूप से भारत में फैल चुका था। अब है नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स
1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बंटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। अंडरलाइन करेंगे, उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, उसके सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालतें और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते हैं और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते हैं। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को। और ब्लू कलर के इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि काजी, मुफ्ती और महाभियोग के बारे में बताया गया है, तो इसे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे का लेसन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।